नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुख्यतः दोस्तों, आपको पता होगा कि 2027 में जनगणना होने की प्रबल संभावना है और इसमें जो डीएनटी समुदाय है उनकी एक विशेष मांग उभर कर सामने आ रही है। यह आप देखेंगे पिछले 1 महीने से काफ़ी चर्चा में है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे इनसे संबंधित जो अभी जो है न्यूज़ में चीज़ें रही हैं, वह आपको सामने दिखी होंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि जो विमुक्त हैं, जो खानाबदोश हैं, जिनको आप नोमैडिक कहते हैं, अर्ध खानाबदोश हैं जिसको आप सेमी नोमैडिक कहते हैं, ये क्या हैं? इन जनजातियों की पहचान है या नहीं है समाज में? साथ ही साथ अभी इनकी डिमांड क्या है, जो बहुत ही प्रमुख है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें जो विमुक्त, ठीक है, जिसको आप डीनोटिफाइड कहते हैं, सबसे पहले इस शब्द पर ध्यान देंगे आप, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, है ना? उनको हम विमुक्त जो है ट्राइब भी कहते हैं। खानाबदोश आप जिसको नोमैडिक कहते हैं और अर्ध खानाबदोश जिसको हम सेमी नोमैडिक कहते हैं, इनसे संबंधित जो है न्यूज है। और इन जनजातियों की बात करें तो यह चाहती हैं कि सन 2027 की जो जनगणना है उनके लिए एक अलग कॉलम यानी कि एक सेपरेट कॉलम हो। ठीक है, उनका कहना यह है कि अभी उन्हें एससी एसटी या ओबीसी में मिला दिया गया है, जिससे उनकी जो असली पहचान है, जो पिछड़ापन है, मुख्य रूप से वह छिप जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यहाँ पर आपने समझने का यह प्रयास किया कि जो विमुक्त खानाबदोश और जो यहाँ पर अर्ध खानाबदोश जनजातियां हैं, इनके द्वारा मुख्य रूप से एक सेपरेट कॉलम की मांग करी जा रही है। और यह सेपरेट कॉलम इसलिए जो है मांगा जा रहा है कि उनसे जो एससी एसटी और ओबीसी में जो उनको मिलाया गया है, मुख्य रूप से वह जो है उनसे निकल कर एक अलग पहचान उनकी हो सके। ठीक है, और बाकी जो है इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 3 शब्द आपको देखने को मिले। विमुक्त जनजातियां जिसको आप डीएनटी कह रहे हैं, उसके बाद घुमंतु जनजातियां जिसको आप जो है एंटीज कहते हैं, और फिर उसके बाद आप अर्ध घुमंतु जनजातियां जिसको आप एसएनटी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में पहले समझ लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डीनोटिफाइड सबसे पहले ट्राइब्स की बात करें, तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार के आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पर जब आप गौर करते हैं, तो इनके तहत इन्हें एक आपराधिक जो ट्राइब है वह घोषित किया गया था। 1952 में जब देश आज़ाद होता है, उसके बाद आप देखेंगे तो इन्हें विमुक्त यानी कि डीनोटिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो पृष्ठभूमि है बहुत ही एक अलग तरह की रही है, जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। दोस्तों, मुख्य तौर पर आप देखेंगे जब हम औपनिवेशिक काल की बात करते हैं, तो औपनिवेशिक काल में आप देखेंगे, मुख्य रूप से ब्रिटिश काल की बात करते हैं, तो ब्रिटिश काल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्राइब के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है एक कड़ा रुख अपनाया जाता था ब्रिटिशर्स को लेकर, है ना? और इसी के कारण जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो यह सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, एक अधिनियम लाती है और मुख्य रूप से 1871 का अधिनियम है, आपराधिक जनजाति अधिनियम। और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उनको क्या करती है, इनको जो है मुख्य रूप से अपराधी घोषित कर देती है ना? आगे जाकर जो है जब इनकी एक अलग थोड़ी-सी पहचान हम देखते हैं, तो हमारा जब जो है मुख्य रूप से हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद हम 1952 तक जब पहुँचते हैं, तब हम इनको जो है डीनोटिफाइड की एक श्रेणी में मुख्य रूप से रखते हैं, विमुक्त जो है जनजाति के रूप में इन्हें चिन्हित करते हैं। यहाँ पर आपने विमुक्त जनजाति के बारे में समझा होगा। अब आप देखिए घुमंतु जनजाति, जो मुख्य रूप से यह जनजाति है दोस्तों, तो ये ऐसे समुदाय थे दोस्तों जो आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर जो है यात्रा करते रहते थे, पलायन करते रहते थे, और इनका कोई अस्थायी निवास नहीं हुआ करता था। जैसे आपने बंजारा देखा होगा, तो मुख्य रूप से बंजारा का कोई एक अस्थायी निवास नहीं होता है, वह कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस शहर, कभी उस गाँव, ऐसे जो है मूव होते रहते हैं। तो यह घुमंतु जनजाति कहलाते थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से जिनको हम क्या कहते हैं, नोमैडिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम जो है एसएनटी, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, अर्ध घुमंतु जनजातियां, तो इनकी बात अगर करें दोस्तों, तो इसी समुदाय से निकल कर यह जो है मूव की हुई जो है जनजातियां हैं। और ये जो है ये समुदाय जो हुआ करते थे, जो वर्ष के कुछ हिस्सों में यात्रा करते थे, लेकिन उनका एक निश्चित आधार, फिक्स्ड बेस होता था। जैसे गद्दी की बात करें, जो गद्दी जनजाति है, मालधारी जनजाति की बात करें, तो मुख्य रूप से यह जो है एक फिक्स्ड बेस जो है इनका होता था। मुख्य तौर पर जब बारिश का मौसम होता था दोस्तों,
तो यह कहीं पर भी घूमते थे तो बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मुख्य रूप से आते थे और वहां पर निवास करते थे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनका एक फिक्स्ड बेस हुआ करता था कुछ समय के लिए। तो इनको अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में हम चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो विमुक्त जनजाति हैं, जो घुमंतु जनजाति हैं और जो अर्ध घुमंतु जनजाति हैं वह क्या है। अब इतिहास के आधार में अगर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे 1871 का जो कानून है इनके लिए एक बहुत ही बड़ा काला कानून के रूप में साबित होता है। क्यों? क्योंकि जो जनजातियां होती हैं उनको आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इनको जन्मजात अपराधी जो बॉर्न क्रिमिनल्स है यह घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार ने कई समुदायों को मुख्य रूप से जन्मजात अपराधी यानी कि बॉर्न क्रिमिनल जो है घोषित कर दिया था। उद्देश्य की बात करें तो इन समुदायों की निगरानी करना और उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करना इस कानून का जो है उद्देश्य था, जो 1871 का कानून था, जो है आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 था। परिणाम इसका क्या रहा तो आप देखेंगे तो इन्हें गैर जमानती अपराधों का आदी माना गया और मुख्य रूप से आप यहाँ पर एक चीज और गौर करेंगे तो बच्चों को माता पिता से अलग किया गया और जबरन इनको जो है बस्तियों में रखा गया। ठीक है, जो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का कानून था इसके अंतर्गत। दोस्तों यह कानून मुख्य रूप से जो जाति और अपराध को जोड़ने वाला मुख्य रूप से साबित होता है और एक बहुत ही एक अन्यायपूर्ण प्रयास जो है देखने को मिलता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार जो है नहीं दिया गया कभी, है ना। फिलहाल इसको रिपील्ड किया गया और फिर आप देखेंगे जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, पहले ही आपको बताया कि समय आता है कब का, मुख्य रूप से यहाँ पर 1952 का, जब इनको विमुक्त नोटिफाइड किया जाता है। ठीक है, अब चलिए 1952 की बात करें तो विमुक्ति मिलती है इनको, लेकिन इनका जो कलंक है वह मिटता नहीं है, वह लगा रहता है। दोस्तों भारत स्वतंत्र होता है 1947 में और मुख्य रूप से 1949 में जो एंगर समिति है यह जो है सीटीयू को निरस्त करने की सिफारिश करती है। ठीक है, जो 1871 का कानून है। फिर 1952 का समय आता है और उस समय आप देखेंगे तो इसको रिपील्ड किया जाता है और आपराधिक जनजाति अधिनियम रिपील्ड होने के बाद जो ये इन समुदाय में जो लोग रहते हैं इनको विमुक्त डीनोटिफाइड जो है कहा जाता है, या डीनोटिफाइड बनते हैं। आदतन अपराधी अधिनियम हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स एक्ट है इसको मुख्य रूप से लागू किया जाता है, ध्यान रखिएगा इससे पहले, है ना। अब इसका प्रभाव क्या होता है, पुराने कलंक के कारण जो पुलिस है दोस्तों अभी तो मुख्य रूप से इनका उत्पीड़न करती रहती है, उत्पीड़न जारी रहता है। इन्हें आज भी संदेह के ही नजरों से देखा जाता है, जो इस प्रकार की जो डीनोटिफाइड जनजातियां हैं उनकी। अगर हम राज्यवार वितरण की बात करें तो आप देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य उड़ीसा, अन्य कई राज्यों में आप देखेंगे इस प्रकार की जो जनजातियां, जो ट्राइब हैं वह देखने को मिलती हैं। और प्रमुख रूप से आप देखेंगे जो दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य हैं इनमें इन समुदायों की संख्या और विविधता सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप गौर कर रहे होंगे मैप पर तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब तो यह इनके बारे में एक जो है इनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया, अभी तक जो इनकी स्थिति है थोड़ा सा इसके बारे में हमने समझ लिया। अब आर्टिकल न्यूज में क्या है यह समझना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो स्टैटिक से तो कम, शायद इस अधिनियम से क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन करंट सेंट्रिक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अभी प्रेजेंट के टाइम में जो यह समुदाय हैं, ठीक है, जो डीनोटिफाइड जो है और इसके अलावा नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, यह जो समुदाय हैं यह चाहते हैं कि संविधान में एससी और एसटी के लिए जैसे अलग शेड्यूल है, अनुसूची है, वैसे ही इनके लिए भी जो है एक अलग संवैधानिक श्रेणी बनाया जाए। और मुख्य रूप से इन्होंने जो है इसके संदर्भ में कहा कि अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था दोस्तों, उसका हवाला इन्होंने दिया है इस टाइप के लोगों ने, और जिसमें एससी एसटी के भीतर जो सब क्लासिफिकेशन की बात है, उपवर्गीकरण की बात है, इसकी जो अनुमति दी गई थी इसका हवाला देते हुए इन्होंने इसकी मांग रखी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब स्वाभाविक सी बात है इस मांग के पीछे कुछ छुपा हुआ कारण हो सकता है, तो क्या समस्याएं हैं इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले पहचान की जो संकट है वह बहुत ही प्रमुख हो जाती है। इदाते कमीशन की बात करें, इस कमीशन का नाम आपने सुना होगा शायद, और इस मुख्य रूप से अगर इस कमीशन के संदर्भ में देखें तो इसके अनुसार लगभग 267 ऐसी विमुक्त जनजातियां हैं जो किसी भी लिस्ट में एससी एसटी ओबीसी किसी में भी शामिल नहीं है मुख्यतः। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है यह भी इनके पास नहीं है। राज्यों द्वारा जो डीएनटी सर्टिफिकेट है वह न जारी किए जाने के कारण इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह जो है सर्टिफिकेट भी इनको किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है कि भाई ये डीएनटी है, ये इस प्रकार की ट्राइब्स हैं, तो मुख्य रूप से यह योजनाओं से सीधे जुड़ नहीं पा रहे हैं। सीड योजना का कम लाभ इनको मिलता है।
जो आर्टिकल है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे जिस पर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि केंद्र सरकार की जो सीड योजना है वह डीएनटी के कल्याण के लिए मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से आप देखेंगे 200 करोड़ रुपए इनके लिए जो है रिजर्व रखा गया। उसमें से अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 तक केवल 69.3 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, बाकी का बाकी फंड बचा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो बस यही कारण है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो पहचान की संकट है, ठीक है, सीधे योजनाओं से इनका लिंकेज नहीं है, यह सभी प्रमुख समस्याएं हैं। और जिसके कारण आप देखेंगे इनको जो फंड एलोकेट किया जाता है वह फंड जो है मुख्य रूप से बच जा रहा है, जो कि कम पड़ना चाहिए। तो मुख्य रूप से आप ध्यान दे सकते हैं कि इनकी मांग जो है थोड़ी जायज भी लग रही है ना, और मुख्य रूप से जायज ही है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, कैसे जो है इस पर गवर्नमेंट डील कर सकती है? तो मुख्य रूप से जब जाति जनगणना दोस्तों हो रही है 2027 में, तो 2027 में सटीक गिनती इनकी होनी चाहिए ताकि नीतियों का निर्माण और सही डेटा पर मुख्य रूप से काम किया जा सके, है ना। इसके अलावा कानूनी सुधार की बात है, आदतन अपराधी अधिनियम हैबिचुअल जो ऑफेंडर एक्ट है इसको पूरी तरह से समाप्त करने की जो है बात करनी चाहिए, जो आपने देखा कि 1952 के बाद जो है देखने को मिलता है। उपवर्गीकरण की बात करें, जो सब कैटेगराइजेशन है, जैसे ओबीसी कोटे के भीतर डीएनटी के लिए एक अलग उप कोटा निर्धारित करना चाहिए। संवैधानिक सुरक्षा की बात करें तो एक अस्थायी वैधानिक आयोग, परमानेंट जो स्टैचुरी कमीशन है उसका गठन करना चाहिए। और ऐसा अगर हम प्रयास करते हैं तो नो डाउट जो है इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड है वह पूरी हो सकेगी। साथ ही साथ इनको सीधे जो है मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा, इनको लाभान्वित किया जा सकेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, इसका आंसर आप कर देंगे। डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं दोस्तों, इनके द्वारा जो सेंसस 2027 में अलग कॉलम की मांग का प्रमुख कारण जो है बताया जा रहा है वह क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। जितने साथी, जितने भी हमारे दोस्त लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, या फिर जो लोग जो है रिकॉर्डेड सेशन में इसको देख रहे हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर जो है क्या इसका आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और साथ ही साथ आप जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से, रिलेवेंस तरीके से ग्रिप कर पाएँ, जो कि आगे चलकर आपको जो है वह मदद करे किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।